टीम अन्ना तो नाम है, अन्ना को कुछ समझ नहीं थी, उनको इस्तेमाल किया जा रहा था जैसे आजकल महाराष्ट्र में भिड़े गुरुजी को किया जा रहा है। जो टीम अन्ना के साथ थे, कोई मुख्यमंत्री बन गया है, कोई एलजी बन चुका था, कोई अब बीजेपी का सपोर्टर बन चुका है। अन्ना एक प्यादा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ही ब्रेन। अरविंद ने भी अबॉर्गेशन 370 और सीए एनआरसी के खिलाफ क्या बात किया नहीं। वो आंदोलन में पीछे वो स्वतंत्र देवता जो है थे ना आरएसएस के कार्यालय में, वो बस उसके हाथ में जो भगवा है उसकी जगह तिरंगा लगाया और वही भारत माता वाला फोटो लगाया था। तो बवाल हुआ, तब उन्होंने बदल दिया और फिर गांधी जी का फोटो रामलीला मैदान में लगाया। बहुत चीजें हमने खोई है उस आंदोलन में। एक आजादी खोई, दूसरा उम्मीद खोई। देश को जो बनाया गया था 70 साल में, उसको बर्बादी के कगार पर लाके खड़ा कर दिया है। कि आरएसएस का एजेंडा उन्होंने कभी भी छुपाया नहीं। उन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया। प्रज्ञा ठाकुर आज भी नाथुराम गोडसे का समर्थन करती हैं। फैसिज्म में आपने रफाल देखा, पीएम केयर देखा, आपने अदानी का इतना मैटर देखा, कितने लोग अंदर गए, कितने लोगों ने रिजाइन किया है। जो रथ यात्रा निकली, जो यह सारे चीजों की नींव जिन्होंने डाली, वो लाल कृष्ण आडवाणी कहाँ है? आडवाणी जी को भी घर पे बिठाया गया है, तो अपने वालों को भी बख्शते नहीं है। उद्धव ने समझा, इसलिए वो भाग निकला। आरएसएस रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आरएसएस मैदान में नहीं, मन में होता है। नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कुछ महीने ही बचे हुए हैं और हमें लगा कि उससे पहले कई चीजों पर चर्चा की जानी चाहिए। विपक्ष की माने तो 2024 चुनाव ये तय करेगा कि भारत में लोकतंत्र का भविष्य क्या रहता है। तो हमने सोचा कि यही सही समय है आज हम इस स्थिति में कैसे पहुंचे इसके बारे में पता करने का। आज के इस वीडियो में हम 10-12 साल पीछे जाएंगे, आज की मौजूदा जो स्थिति है उसके बारे में बात करेंगे। याद करिए, 12-13 साल पहले देश में अन्ना आंदोलन किस तरह से चल रहा था। अन्ना को दूसरा गांधी माना जाता था, लेकिन आगे हुआ क्या? 2014 के बाद अन्ना कहां चले गए? इसके साथ ही जो मौजूदा स्थिति है, क्या उसके लिए उस समय जो आंदोलन हुए वो जिम्मेदार हैं? क्या उसके वजह से बीजेपी को दिल्ली सहित देश भर में एक ग्रैंड एंट्री मिली? आज इस सब पर खुलकर बातचीत करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजू परुलेकर जी। इनके बारे में अगर बताएं तो महाराष्ट्र के एक काफी वरिष्ठ पत्रकार तो ये हैं ही, मराठी मीडिया और साथ ही साथ महाराष्ट्र में अलग अलग पदों पर ये रह चुके हैं, ऑथर हैं, कई सारे इंटरव्यूज कर चुके हैं। इनके जो शोज हैं वो काफी वायरल रहे हैं। ये अब भी जो इंटरव्यूज करते हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया में कई दिनों तक चर्चा का विषय बना रहता है। लेकिन इसके साथ एक और इनकी पहचान है, ये टीम अन्ना के ब्लॉगर भी रह चुके हैं। कई सारे लोग जो उस समय सड़कों पर झंडा लेकर घूम रहे थे, उसके लिए इनका भी कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर रहा है। तो आज इस जो पूरा मुद्दा है या देश में जो हालात है उस पर हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमें टाइम देने के लिए। सर, शुरुआत इस चीज से करते हैं। पहले मैं तुम्हें बधाई देता हूं कि तूने आपने ये जो कदम उठाया और आपने जो चीजें आपको करने के लिए कही गई और वो जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक जर्नलिस्ट की, वो निभाई और आपने वो चीजें करने से इनकार कर दिया और अपनी जहाँ तक नौकरी जो पत्रकार के लिए इम्पोर्टेंट होती ही है, तो आमदनी का एक वो होता है, तो वो छोड़ दी। यानी बहुत बड़ा, और ये इस उम्र में बहुत बड़ा त्याग ही है ये। तो खैर, आपको इसलिए मैं बहुत बधाई देता हूँ और ये समाज हमेशा आपका शुक्रगुजार रहेगा। थैंक यू सर। और इसी से सर शुरू करते हैं कि टीम अन्ना का नहीं, सिर्फ अन्ना का ब्लॉगर था। नहीं, टीम अन्ना थे उस समय। और सर, अगर इसी से शुरू करें तो मेरा मानना है कि 2023 में अगर ये कदम उठाने के बारे में भी अगर हमने सोचा तो उसकी वजह यह है कि जो हालात अभी है उसमें आप कहीं भी न्यूट्रल नहीं रह सकते। यू हैव टू कॉल स्पेड अ स्पेड। तो अभी जो मौजूदा हालात चल रहे हैं देश में, वो किसी भी चीज के हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, एक दूसरे के ट्रोल्स की बात करें, इसकी शुरुआत आप क्या मानते हैं कब से हुए? क्या हम पहले से इतने ऐसे तरह के लोग थे कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले थे, या धीरे धीरे ये चीजें आई हैं? आपने ये ट्रेंड देखना कब से शुरू किया? जैसे कि आपने सही कहा कि ये ट्रेंड जो है वो हम पहले से ऐसे होंगे ना, कुछ लोग तो अचानक तो कोई इतना बदला नहीं है, और कुछ लोग तो इतने बदल गए कि हम
देख के पता नहीं चलता कि ये यही लोग हैं जिनको हमने कभी एक जमाने में हम उन्हें इनको अपना आदर्श माना था। तो शायद ये ऐसे ही रहे होंगे, बस उनको मौका नहीं मिला कि इस तरह से नकाब अपना उतार के नाचने का, तो अब मिला तो नाच रहे हैं। जहां तक ट्रोल्स के बारे में आपने पूछा, तो मुझे वो पहला 12 साल पहले पीछे की बात वो जो है वो मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी पिक्चर में नहीं थी। ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो आंदोलन हुआ, उसमें टीम अन्ना तो नाम है, अन्ना को कुछ समझ नहीं थी, और वो कहाँ उसको उनको इस्तेमाल किया जा रहा था जैसे आजकल महाराष्ट्र में भिड़े गुरुजी को किया जा रहा है। तो अन्ना एक प्यादा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ही ब्रेन थे। और उस टाइम में ट्रोलिंग की शुरुआत हुई पहली, क्योंकि 2010 में ट्विटर आया था और उसी टाइम का सोशल मीडिया वगैरह फलने फूलने लगा था। तो ट्रोलिंग के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं या निगेटिविटी है या एक आदमी को टारगेट करके उसकी पूरी खाल उतारना है बिना वजह, ये सारी चीजें उस टाइम में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए लोग किया करते थे, जो अरविंद केजरीवाल के वो परिवर्तन और एक संस्था थी उसके जो बाशिंदे थे। और यहां तक कि ये मॉडल इतना डेवलप था उस वक्त भी उनका कि विदेश से भी करते थे उस समय, क्योंकि मुझे लंदन से भी मैसेज आए थे, मैंने आज तक याद रखा, मुझे गाली देने वाले। तो ये सारे लोग अरविंद के दीवाने थे। और आपको तो मालूम है उस टाइम में पुण्य प्रसून वाजपेयी से लेकर आज बोलते हैं कि जर्नलिज्म ऐसे कैसे गिर गया। तो पुण्य प्रसून वाजपेयी आप यूट्यूब पे शो करते हैं तो वो फांसीवाद के खिलाफ है, लेकिन उस वक्त मैं कह रहा था कि फांसीवाद के बीज इसमें बोए हुए हैं अरविंद के आंदोलन में, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के। तब वो वैलेंटाइन डे पे भगत सिंह की जयंती मनाकर अरविंद की वो छवि सुधारने में लगे हुए थे, आज तक में थे। आशुतोष ने तो लाइव में मुझे झूठ बोल दिया था, मैंने झूठा हूं ऐसा बोल दिया था। जहां तक कि रविश और राजदीप जैसे लोग भी अन्ना के आंदोलन के दीवाने थे। और ये सारे पत्रकार जो थे वो अरविंद केजरीवाल के कहने से, यानी मैं पूरा दिल्ली में उस टाइम में दिल्ली में ही रहा था। तो 2011 से करीब करीब 2015 तक मैंने देखा, मेरे जीवन के वो टाइम तो वेस्ट हो गया, लेकिन मैंने जो देखा मोदी जी के आने के पहले, ये वही मोदी जी के लिए आज यानी पूरे बीजेपी के लिए जो गोदी मीडिया हम बोल रहे हैं, वही काम अरविंद के लिए करते थे। और इसमें एक इतना भी झूठ नहीं है। मैंने यही पत्रकार जो है जिनके 14 लोगों के नाम लिए हैं, वो वही मैं जाता था डिबेट के लिए। श्वेता सिंह बैठी कितनी, मुझे पूरी बात बोलने ही नहीं दी जाती थी, फिर कुमार विश्वास शुरू हो जाता था, फिर और कोई यहाँ इंडिया अगेंस्ट करप्शन का शुरू हो जाता था, फिर उसके आप पार्टी बनी, उन्होंने ट्रोल करना शुरू किया। तो ये ट्रोलिंग का सबसे पहला टारगेट तो मैं रहा हूं, और जिन्होंने ट्रोलिंग शुरू किया है उनको उसका दोष अभी नहीं दिया जाता, कहा जाता है कि बीजेपी ने किया। लेकिन बीजेपी ने, देखिए आरएसएस संघ परिवार या बीजेपी ने कभी कोई ओरिजिनल चीज नहीं की है। उन्होंने महापुरुषों तक दूसरों के उठाए हैं और उनको ग्लोरीफाई किया है बस। तो वो ट्रोलिंग है, ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, ये आईटी सेल्स बनाना है, या एक पूंजीवादी है उसको पूंजीपति को पकड़ के आईटी सेल उसको बनाने को मजबूर करना, ये अरविंद ने सब कुछ किया है। जबकि आज की तारीख में जो कांग्रेस को लड़ना पड़ रहा है उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। उस वक्त मैं देख रहा था कि सारा प्रशासन और शासन अरविंद की मदद कर रहा था। अरविंद के खिलाफ एक एफआईआर लेने के लिए भी इनकार करते थे जब पुलिस। सरकार में कांग्रेस थी। वो नारायण स्वामी करके प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री थे, उनके घर भी मैं गया था एक बार, जंतर मंतर पे हमने धरना दिया था या आंदोलन के खिलाफ, घर गया था। यहां तक कि लालू जी ने मेरा नाम लेकर संसद में भाषण किया है, फिर भी कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ा। और उसके बाद कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन, आप पार्टी के साथ गठबंधन करके दिल्ली में सरकार बनाई, और बाद में जो पतन होना था कांग्रेस का दिल्ली में हुआ और देश में हुआ। दर्शकों को यहाँ पर ये बात बताना जरूरी है कि जब पूरा देश अन्ना अन्ना कर रहा था, तब शायद आप पहले उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्होंने कहा कि ये जो चीजें हो रही हैं ये वो नहीं है जो दिखाया जा रहा है। आप उनके ब्लॉगर रहे, उसके बाद आप सामने आए, जिसके वजह से ये सारी ट्रोलिंग और उस सारी चीजें हुई, कई सारे आरोप आपने लगाए।
अगर जो टीम अन्ना उस समय हम देखते थे, अभी हाल ही में मैं पढ़ भी रहा था, इस इंटरव्यू के लिए रिसर्च भी कर रहा था, तो द प्रिंट ने काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल की है, उन लोगों का नाम लिखा है जो टीम अन्ना के साथ थे। कोई मुख्यमंत्री बन गया है, कोई एलजी बन चुका था, कोई अब बीजेपी का सपोर्टर बन चुका है। सारे के सारे देखो बीजेपी की लाइन पे चले। जो किरण बेदी जी थी वो वहां पर राज्यपाल बनी, वो बीजेपी की बनी। देखो आप हर किसी का देखो वो बीजेपी के साथ चले गए। तो अरविंद ने भी अबॉर्गेशन 370 और सीए एनआरसी के खिलाफ क्या बात नहीं किया, बात किया नहीं कुछ। दोनों में तो मानव अधिकार के प्रति उसको रिस्पेक्ट अगर होता तो वो ये बात करता, नहीं किया, क्योंकि वो आरएसएस की लाइन जो है वही उन्होंने पकड़ी है। यहां तक कि मैंने पहले अपने इंटरव्यू में एक दिया था, उसमें मैंने बोला था कि उस साक्षात्कार में मैंने कहा था कि इन्होंने गांधी जी की फोटो तक नहीं लगाई थी पहले। जो पंजाब में अभी किया है वो पहले किया था। वो आंदोलन में पीछे वो स्वतंत्र देवता जो है थे ना आरएसएस के कार्यालय में, वो बस उसके हाथ में जो भगवा है उसकी जगह तिरंगा लगाया और वही भारत माता वाला फोटो लगाया था। तो बवाल हुआ, तब उन्होंने बदल दिया और फिर गांधी जी का फोटो रामलीला मैदान में लगाया। तो आपको सजग होकर देखना चाहिए। और ये बात सही नहीं है कि मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ था। मैं कभी भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना इंडिया अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ हो गए थे मन में, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी बात करने की। इसलिए उन्होंने बोला कि आप लिखिए ब्लॉग। मेरे साथ एक साथी थे, वो आए, वो नहीं आए, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उनको घसीटना नहीं चाहता। लेकिन फिर मैं ही लिखता गया। तो ब्लॉग में क्या लिखा था? ब्लॉग में ये नहीं लिखा था कि ये आंदोलन करो, ब्लॉग में ये लिखा था मैं ये कमिटी डिसमेंटल करने जा रहा हूं, ये गैंग ऑफ 4 हो गई है। ये ही ब्लॉग लिखे थे हमने। सारे ब्लॉग मुझे अन्ना मुंह से बोलते थे, मैं लिख देता था। और वही ब्लॉग, जिस ब्लॉग को अन्ना ने डिसोन किया, वही एक ब्लॉग था जो अन्ना ने हाथ से लिखा था और नीचे साइन किया था। इसलिए मेरी और आपके ऊपर मेरे ऊपर आ गया और मैं किस्मत से बच गया, क्योंकि वो उसने हाथ से लिखा था। वो तथाकथित मौन में थे तब वो बात हुई थी। खैर वो बात कई बार मैं बोल चुका हूं। मेन बात यह है कि उस आंदोलन ने जो बहुत चीजें हमने खोई है उस आंदोलन में। एक आजादी खोई, आज की तारीख में जो फांसीवाद जैसी स्थिति देश में है उसका जिम्मेदार वो आंदोलन है। दूसरा, उम्मीद खोई, ताकि आज इतने बड़े अन्याय हो रहे हैं। यानी आपको बोले 87% करेंसी एक दिन में गायब हो गई, वरना लोग रास्ते पे आते। लेकिन इंडिया अगेंस्ट करप्शन में उन्होंने देखा कि रास्ते पे आने के बाद लोग अपनी पार्टी बनाते हैं और अपना देखते हैं, और हम अपने ऊपर केसेस ले लेते हैं। लोग रास्ते पे आना बंद हो गए। तो ये जो अब प्रधानमंत्री कहते हैं कि आंदोलन जीवी इस्तेमाल करते हैं नाम, या बाकी चीजें करते हैं, क्या आपको लगता है कि ये भी एक तरीके से एक सोची समझी चीज है कि इस तरह का आंदोलन आगे जाकर भी ना हो? किसानों को खालिस्तान बोल दिया जाता है, लोगों को आंदोलन जीवी बोल दिया जाता है। ये एक पहले कंपैरिजन होता था कि जेपी आंदोलन के बाद अगर कोई आंदोलन हुआ तो अन्ना आंदोलन हुआ था, लेकिन उसके तो जो नतीजे निकले उसके बाद आप मानते हैं कि आगे जाकर बहुत समय लगेगा एक देश जो आंदोलन से आजाद हुआ उसे फिर से आंदोलन पर भरोसा? मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस सत्ता में आने के बाद जो 2 आंदोलन आप बोल रहे हैं, जेपी के आंदोलन और इंडिया अगेंस्ट करप्शन, दोनों आंदोलन आरएसएस ने किए हुए हैं। दोनों स्वाभाविक रूप से, क्योंकि जेपी के आंदोलन में भी देवरस साहब सब अंदर थे, उनको अडवाणी साहब अंदर थे, वाजपेयी साहब अंदर थे। तो वो आंदोलन में आरएसएस तो थी। बाद में सत्ता में पहली बार सत्ता का फल कब चखा आरएसएस ने? पहली बार जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। दूसरा आंदोलन इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इसमें आप लीजिए बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर, ये जो बाबा महाराज, ये लोग जो सारे हैं एक तरफ, दूसरा अरविंद और उसके साथी जो थे, उसमें से सारे साथी करीब करीब अरविंद छोड़कर बीजेपी की तरफ चले गए या जाएंगे, गए ही हैं। अरविंद ने अपनी पार्टी बनाई, वो पार्टी में जो आए वो अब उसके साथ नहीं है। प्रशांत नहीं है, योगेंद्र जी नहीं है, क्योंकि उनको मालूम था कि उनको ये मालूम नहीं था कि ये इस तरह का है। तो अरविंद का जो एजेंडा था वो यही था कि एक छोटा आरएसएस वो कर रहा है। वो अगर वहां पर शहादत हो जाती, यानी अन्ना आंदोलन में अन्ना ने जो बेसिक बात थी अन्ना की, वहां से आए वापस, क्योंकि वो चाहते थे कि अन्ना का अनशन चलता रहे और एक दिन अन्ना का शहादत हो जाए, ताकि उसके ऊपर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर ये लोग सत्ता में आए। लेकिन आरएसएस का वो लार्जर स्ट्रेटेजी थी। आरएसएस कभी छोटी स्ट्रेटेजी नहीं करते।
भले वो सक्सेसफुल होती है या फेल होती है वो बात अलग है, लेकिन उनकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी ये थी कि ये बस एक बीच का अरेंजमेंट है अरविंद का आंदोलन, बाद में हमें आना है सत्ता में, तो उस तरह से उन्होंने किया। जहां तक प्रधानमंत्री जी आंदोलन जीवी कहते हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने जब भी कोई चीज कही है तो उससे उल्टा उनकी पार्टी ने किया है। जैसे कि उन्होंने जीएसटी के खिलाफ बात की, तो जीएसटी लागू रात को लाइट लगा के उन्होंने किया। नहीं, मैं 1000 चीजें बता सकता हूँ, एक चीज थोड़ी है। और उन्होंने मनरेगा पे बोला, तो फिर उनको सबसे ज्यादा फंड उन्होंने दिया। तो उनकी बात में अब और उनके करनी में और कथनी में बहुत अंतर होता है, और वो प्रधानमंत्री की बात नहीं है, यह आरएसएस का कल्चर है। जो बात आपको करनी है ना, वो आप बोलेंगे नहीं, आप वो बात बोलेंगे कि जो आपको करनी नहीं है, ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जाए और आप अपना उल्लू सीधा करके निकल जाए। लेकिन फिर आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, आपको ये लगता है कि उन्हें पता था कि आरएसएस जुड़े हुए थे और उन्होंने ये स्ट्रैटेजी बनाई? अरे अरुण जेटली जी के घर में ही मीटिंग्स होते थे, उसके फोटोग्राफ्स भी अवेलेबल है। प्रशांत, देखिए कुमार विश्वास का मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि कुमार विश्वास अभी तक अधर में, और उनका कभी भी कुछ, यानी जो भी सत्ता में आया उसके साथ जा भी सकते हैं। प्रशांत भूषण और उनके पिता शांति भूषण, वो एक अच्छी सोच, यानी देश के लिए अच्छा कुछ कर रहे हैं ऐसा सोच के आए थे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वो बहुत ज्यादा यूटोपियन है, और वो यूटोपिया का ही फायदा अरविंद ने ले लिया। आप दूसरा उदाहरण लीजिए ना, योगेंद्र यादव जी भी उसी यूटोपिया के तहत। अरविंद केजरीवाल भी इतनी बड़ी माया है, जैसे आरएसएस एक माया है ना, वैसे केजरीवाल भी माया है। लोग सोचते हैं कि इतना आदर्श आदमी है, जिन्होंने अपने बच्चों की कसम खा के कहा था कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, जैसे दूसरी दिन सरकार बनाई। यानी पुराने खिलाड़ी भी इतना झूठ बोलने के लिए टाइम लेते हैं। तो इन्होंने तो पहले दिन से शुरुआत की थी, मैं राजनीति में कभी नहीं आऊंगा, हम राजनीति में कभी नहीं आएंगे, ये सब। तो वहां पर प्रशांत भूषण या योगेंद्र यादव जी जैसे यूटोपियन लोगों की जो सपने देखते हैं, आइडियलिस्ट है, आदर्शवादी है, उनका कोई जगह नहीं थी। लेकिन उन्होंने लगा कि लोगों में चेतना आ रही है, तो स्वाभाविक ऐसा जो आदर्शवादी व्यक्ति होता है ना, वो लोगों में चेतना देख के उसमें उतरने का दिल करता है उसका, तो वो उनके साथ हुआ। खैर, वो अब सुबह का भूला जब शाम को लौट आए, तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन उसका या उस आंदोलन का देश को कितना नुकसान? देश को पूरा नुकसान हो। सर देखो, देश को जो बनाया गया था 70 साल में, उसको बर्बादी के कगार पर लाके खड़ा कर दिया इन लोगों ने। मैं नहीं मानता कि आरएसएस या बीजेपी ने अपना एजेंडा कभी छुपाया था। जो उन्होंने बोला गाय को माता मानेंगे, या फिर उन्होंने बोला था कि हम मुसोलिनी और अपना हिटलर की जो पार्टियां हैं, डॉक्टर मुंजे गए थे वहां पर, हेडगेवार ने आरएसएस बनाए, तो पैटर्न ही इटालियन था और वो फैसिज्म का था। तो उन्होंने छुपाया था? कभी नहीं छुपाया था। अब ये बात अलग है कि उन्होंने जो प्यादे आगे किए वो छुप छुप कर आए, और आपको लगा वो मसीहा हैं। और जनलोकपाल नाम की चीज इतनी यूटोपियन थी। देखिए, एक आपका संविधान है, उसके ऊपर एक जनलोकपाल बन सकता है क्या? आज आप बोल रहे हो संविधान चाहिए, मनुस्मृति नहीं चाहिए, तो जनलोकपाल एक अलग ही मनुस्मृति ही थी। तो जनलोकपाल भी कोई तो हैंडल करने वाला था ना, तो वो उच्च जाति का ही होता। जो कमेटी बनी थी उसको देखते हुए ये सारी चीजें किसको मालूम थी? मालूम है, लालू जी को अच्छी तरह से वाकिफ थे। अच्छा। लालू जी ने सबसे ज्यादा भोगा। इसकी वजह से ये है कि वो, क्योंकि सबसे अच्छी तरह से वो जानते थे, ये रग रग से वाकिफ थे आरएसएस, अरविंद, इन लोगों के साथ, इसीलिए उनको अंदर किया गया, और इसीलिए उनको ये सारी मुश्किलों का सामना करना आज भी पड़ रहा है। तो ये बात लालू जी जानते थे, स्वामी अग्निवेश जानते थे। कांग्रेस पार्टी की आला कमान को पता तक नहीं था। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, वो तब अहमद भाई हुआ करते थे, कि कांग्रेस पार्टी को पता नहीं था कि वो क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं, और ऐसे वक्त पर किस तरह से पेश आना चाहिए। तो आरएसएस ने उसका पूरा फायदा उठाया। आप आरएसएस को इस मामले में दोष नहीं दे सकते, क्योंकि आरएसएस का एजेंडा उन्होंने कभी भी छुपाया नहीं था। उन्होंने
52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया अपने ऑफिस पे। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा मनुस्मृति गलत है, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि जातिवाद गलत है। अभी वो सरसंघ चालक कहते हैं वो मत जाइए, सनातन का मतलब ही जातिवाद है। तो उन्होंने हर चीज को सपोर्ट किया था, उन्होंने अपना एजेंडा छिपाया नहीं था, वो गलत नहीं है। आप भटक गए थे, जैसे आप हम जैसे लोग जो थे आम आदमी, वो अरविंद के पीछे गए, इसका मतलब वो आरएसएस के पीछे ही गए। लेकिन ये तो जैसे मैं या मेरा जो दोस्त है वो सिर्फ बिन बजा रहा था, आप बस पीछे पीछे गए। वो लेके प्रेजेंट किया गया था उस समय, उसमें एक आदर्श हिंदुस्तान, एक आदर्श इंडिया दिखाने की जो कोशिश की गई थी, करप्शन फ्री या ये सारे मुद्दे थे। आप मानते हैं कि कांग्रेस भी उसे उस समय सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाई या उसे बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था? और जो लूज स्टेटमेंट दिए गए या फिर मीडिया में जिस तरह से चीजें रोज आ रही थी, इसका एक एग्जांपल दूंगा कि अभी जो कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे विनोद राय, उनको तो माफी भी मांगनी पड़ी 2G स्कैम और वो सारी चीजों को लेकर। वो उस समय जब ये सारी चीजें बड़े पैमाने पर चल रही थी, कांग्रेस ने ना उसको डिफेंड करने की कोशिश की, ना उसे रोकने की कोशिश की। कांग्रेस का एरोगेंस भी कहीं ना कहीं इसमें आया था, जिसकी वजह से ये चीजें हुई। देखिए, कांग्रेस ने कई चीजों की, देखिए अच्छाई से, बुराई भी अच्छाई से ही पैदा होती है, शैतान भी तो खुदा से ही पैदा होता है, ऐसा अब्राह्मणिक रिलीजन मानते हैं ना, है ना। तो कांग्रेस ने जो चीजें की वो पूरी तरह से देश को खत्म करने वाले शक्तियों के हाथ में उन्होंने सत्ता ही सौंप दी और बिना विरोध किए। आपको मैं दावे के साथ कहता हूं कि उस वक्त कांग्रेस की जो फ्रंट के नेता थे, उनको कुछ भी नहीं मालूम था, वो अंधेरे में थे। और कुछ ऐसे नेता थे जो शामिल थे, अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ शामिल थे और कुछ इस आंदोलन में नहीं, आरएसएस के ग्रैंड स्ट्रेटेजी में। और ये जो स्वामी महाराज, जो बाबा लोग हैं ना, वो मन बुना चुके थे कि सोनिया का सरकार हटाना है। अब क्यों हटाना है वो नहीं मालूम, लेकिन हटाना है बस। क्योंकि देखिए, बेनिटो मुसोलिनी ने जो कहा है कि कॉरपोरेशन और सरकार दोनों जब हाथ मिलाते हैं तो फैसिज्म आप खड़ा कर सकते हैं। तो यहां पर 3 चीजें हाथ मिलाई थी, वो फैसिज्म में होता ही है, कॉरपोरेशन, एक सरकार और धर्म। तो उस टाइप का फैसिज्म बहुत पक्का होता है, पावरफुल होता है, इसके कई ऑक्सिलरी स्ट्रक्चर है। आपने प्रधानमंत्री कहेंगे वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वहां बजरंग दल 2 अब्दुल को पंक्चर वाला करके मार डालेगा क्योंकि उसने गोमांस किया, ये किया, लिंचिंग कर देगा। ये सब चीजें एक साथ होती रहेगी, पैरेलली होती रहेगी, क्योंकि आप ओनस ही नहीं लेंगे। आप कहोगे कि हम तो बस बीजेपी हैं, फिर आरएसएस है, फिर बजरंग दल है, फिर हिंदू सेना है। वो स्वामी तो वो अपना देखे, वो भगवाधारी वो अपना देखे, वो नाथुराम गोडसे। प्रज्ञा ठाकुर आज भी नाथुराम गोडसे का समर्थन करती हैं आज तक जैसे चैनल पे, और वहां कैंकर श्वेता सिंह उसको रोकती भी नहीं। यही चीज मैंने देखी है श्वेता सिंह के साथ कि जब मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ बोलता था तो रोक लेती थी। तो वही भक्ति थी वहां पर। गोदी मीडिया आप कह रहे हैं 2014 से पहले थी? 2011 से थी गोदी मीडिया। पहले केजरीवाल के पक्ष में थी, बाद में वो यहाँ बीजेपी के पक्ष में आई, ताकि केजरीवाल एक्सटेंशन ही था इनका, जिसने शुरुआत की, बाद में ये लोग आगे लेके गए। लेकिन इस सब के बीच में सर चेहरा तो अन्ना हजारे थे। क्या अन्ना अभी, क्योंकि आप उनको काफी पहले से जानते हैं, आपने उससे पहले भी इंटरव्यूज किए थे, क्या उन्हें इस सारी चीज की समझ थी जिसकी आप बात कर रहे हैं कि इतना बड़ा एक जो स्ट्रैटेजी बनाया गया उनके चेहरे के ऊपर, देश का दूसरा गांधी बताया गया, कई सारी चीजें हुई, अलग अलग जगहों पे उन्होंने आंदोलन किए, अरविंद केजरीवाल जरूर उसको लीड कर रहे थे, लेकिन चेहरा तो अन्ना थे। उन्हें इसकी आइडिया थी कि ये सारी चीजें हो रही? अन्ना को इस चीज की आइडिया बिल्कुल नहीं थी शुरू में, लेकिन पहला अनशन जो उन्होंने अपना ये किया दिल्ली में रामलीला मैदान में, उसके बाद उनको आइडिया हो गई, उनकी जान पे जोखिम आ गई ना। उसके बाद उन्होंने अकेले आंदोलन किया मुंबई में, वहां लोग नहीं आए क्योंकि ऑर्गेनाइजर केजरीवाल था नहीं, समझ गए। और प्रशांत भूषण ने हालांकि एक सभा ली थी, उसमें तो एक आदमी था, याद है आपको वो फोटोग्राफ? हाँ, तो सिर्फ सिवाय केजरीवाल के यह आंदोलन पूरे बौना था। तो उसका करता धरता ब्रेन
और जो सपोर्ट लाता था पीछे से, वो सारी चीजें केजरीवाल हैंडल कर रहा था। ही वॉज द पर्सन। तो यह आंदोलन जन लोकपाल के लिए हुआ, करप्शन फ्री इंडिया के लिए हुआ, ऐसा कहा गया, जबकि ऐसा माहौल तैयार किया गया जो अंदर के जो आरएसएस माइंडेड लोग थे उनके, कि देश में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। देखो, भ्रष्टाचार और फैसिज्म में आपको हमेशा भ्रष्टाचार को चुनना चाहिए। वो भ्रष्टाचार था ही नहीं, ये तो माना तो इसने भी, कैग के वो राय ने भी माना। लेकिन भ्रष्टाचार इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार अगर लोकतंत्र में हो तो आप बात कर सकते हो उसके खिलाफ और उसको अरेस्ट करवा सकते हैं। जैसे राजा को अरेस्ट करवाया आपने उस टाइम में बिना वजह, शहीद बलवा को बदलाया गया, मुख्यमंत्री को बदलाया गया, गृह मंत्री को बदलाया गया, शहीद बलवा और वगैरह बड़े बड़े उद्योजक जो थे, पूंजीपति थे, उनको अंदर कराया गया, जबकि सरकार के साथ थे। कनिमोळी अंदर थी। हाँ, ये लोकतंत्र में भ्रष्टाचार की कहानी है। फैसिज्म में आपने रफाल देखा, पीएम केयर देखा, आपने अडानी का इतना मैटर देखा, कितने लोग अंदर गए, कितने लोगों ने रिजाइन किया है। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, विजय माल्या, 13,500 करोड़ का पीएनबी बैंक फ्रॉड। और ललित मोदी उनकी शादी में, तीसरी शादी में जाता है हरीश साल्वे साहब के, जो इस देश के लिए आने वाले दिनों में जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन, और भी कई चीजें, और कई चीजों की डिफेंड करने के लिए, इवन अडानी को डिफेंड करने के लिए वही आए थे ना। वो कह रहे थे अमेरिकन कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, वहां लाइफ चली जाएगी। तो यहाँ कौन सी, गरीब की तो पूरी लाइफ चली जाती है यहाँ की कोर्ट में। तो हरीश साल्वे कभी नहीं कहते कि गरीब को कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, या हिंदुस्तानी कोर्ट को भी नहीं कहते कि आपको टाइम से न्याय करना चाहिए। तो ये हरीश साल्वे जी की शादी में ललित मोदी गए थे, और वहां नीता भाभी भी थी ना। तो बात यह है कि ये एक बड़ा गठबंधन है और इसको हराना इतना आसान नहीं है। और इसकी नींव 2011 में अरविंद केजरीवाल, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना आंदोलन, इन्होंने डाली है। साथ में रामदेव, श्री श्री रविशंकर, ये सब रहे हैं। अब आते हैं 2023 में। चलिए, अरविंद केजरीवाल अगर उस समय आरएसएस के साथ थे और उन्होंने ये सारी चीजें की, अब वो इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है। दिल्ली सहित पंजाब में उनकी सरकार है, गुजरात में उनकी सीट्स आती है, गोवा में उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, अपने आप को नेशनल लेवल पर ले जाने की कोशिश तो 2014 में भी उन्होंने नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़कर करने की कोशिश की थी। क्या तब के केजरीवाल और अब के केजरीवाल में डिफरेंस है? नहीं, दिल्ली में मोदी, दिल्ली में केजरीवाल और देश में मोदी, ये उनकी घोषणा थी, बराबर ना। तो उन्होंने उनके खिलाफ लड़ने की जो नेपथ्य बनाया, वो एक नाटक का हिस्सा है जो अभी भी जारी है। अभी भी जारी है, ये मैं मानता हूं। क्योंकि गुजरात में क्या हुआ, गुजरात में जिस तरह का खर्चा किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, या वो कार्ड झूठे बनी, वो योजनाओं के कार्ड बांटे गए, वो किस पूंजीपति के घर से आए थे, वो बताया अरविंद। हालांकि जो कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ था, जो मैंने ही उसका भांडाफोड़ पहले ट्विटर पे किया था। अमन होटल में रात को बैठक हुई और वहां पर कांग्रेस और इसका डील हुआ था। तो वहां भी पूंजीपति बैठे थे दो, तो पैटर्न ही भी सेम है, कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट। तो पैटर्न फैसिज्म का ही है। और फिर वन नेशन और वन इलेक्शन केजरीवाल को अगर नहीं चाहिए तो सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मोदी जी अभी प्रधानमंत्री है। वहां केजरीवाल रखा जाए तो केजरीवाल के लिए सब चाहिए, यही चाहिए। वो गाड़ी नहीं लेने वाला था, बंगला हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ जनता की सेवा करेंगे, हम सिर्फ जनता के लिए। तो गाड़ी, जो बेस्ट गाड़ी है वो है, बेस्ट बंगला है वो है, उसको बढ़ा के भी ले लिया है, उसके सारे जो साथी हैं वो बस बेस्ट सुविधाएं ले रहे हैं। तो अब वो बातें कहाँ गई, और अब जन लोकपाल के लिए कहाँ आवाज उठी बाद में? इनका ऑडिट कौन करता है? और इनके लोग जो जेल गए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, तो उसके लिए वो क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि 700 पन्नों का एक फाइल तैयार की थी शीला दीक्षित के खिलाफ इन्होंने। वो हर नेता को, शरद पवार, शीला दीक्षित, लालू प्रसाद, हर नेता को जेल में डालने की बात कर रहा था अरविंद केजरीवाल। तो अब इंडिया अलायंस में क्यों गया? बात है इंडिया अलायंस ने उसको अलाउ क्यों? मेरा सवाल वही था अगला कि इंडिया अलायंस क्यों चाहता है, या इंडिया अलायंस की क्या मजबूरी है कि अरविंद केजरीवाल को, अगर ये बड़े लेवल पर इतना हुआ है और अभी तो उन्हें समझ में आया होगा, तो अरविंद केजरीवाल क्यों इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है? मैं एक बात मानता हूं कि इसमें किसका इंटरेस्ट है, और ये इंडिया अलायंस में कितने पार्टी, कितने लोग बीजेपी के द्वारा, बीजेपी ने ट्रोजन हॉर्स में डाले हुए हैं, वो बाद में पता चलेगा। तो केजरीवाल को
स्वीकार करना, कम से कम कांग्रेस से ये उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस तो भुक्तभोगी है ना, तो कांग्रेस को तो अच्छी तरह से मालूम था कि अरविंद केजरीवाल क्या चीज है, लेकिन कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता ना। लेकिन बात यह है, इससे भी बड़ी, मुझे इससे भी बड़ी बात यह लगती है कि कांग्रेस को आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। ये चीज मैं आपको बताता हूं, मैंने अपनी तरफ से कोशिश छोड़ दी है। आप कोशिश करिए कांग्रेस को बात समझाने की। आपको बायलैटरल कम्युनिकेशन की कौन सी सुविधा मिलती है वो मुझे बताइए पहले। कांग्रेस यानी कांग्रेस अपने पुरानी गलतियों से क्या सीखी है और क्या नहीं सीखी है, इस मामले में मुझे बहुत सारे सवाल मेरे मन में हैं। और मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी, उनकी पैशन, उनकी एम्पैथी एक अलग पार्टी है और कांग्रेस एक अलग पार्टी है। राहुल गांधी को आप अगर सामने रखते हो तो वो एक अलग पार्टी है, राहुल जी एक अलग पार्टी है और कांग्रेस एक अलग पार्टी है। कांग्रेस जिस तरह से सोचती है राहुल गांधी की तरह नहीं सोचती। राहुल गांधी उनको अपना नेता मानने का दावा करती है, लेकिन राहुल गांधी के 5 भी गुण अगर कांग्रेस में आ जाए ना तो कांग्रेस फिर पटरी पे आ जाएगी। और फिर वो अगर वो आते तो वो केजरीवाल को अंदर नहीं लेते। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी नहीं चाहते हैं अरविंद केजरीवाल इसका? देखो, राहुल गांधी के चाहने नहीं चाहने से 2019 में भी कांग्रेस में कुछ नहीं हुआ। 2024 में कुछ कुछ चीजें हो रही है, सारी चीजें नहीं हो रही है। तो बात बहुत बड़ी है। और कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि गांधी जी के टाइम से ये चल रहा है। गांधी जी के टाइम में जब सुभाष बाबू दूसरी बार चुन के आए थे अध्यक्ष के रूप में, तब गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है। तब गांधी जी का ये बयान आते ही सारे लोगों ने कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया कांग्रेस के, सिवाय जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बाबू के भाई। बाद में जवाहरलाल नेहरू ने खत लिखा सुभाष बाबू को और उन्होंने अपना भी रेसिग्नेशन नीचे लिखा और कहा मैं रेसिग्नेशन इसलिए नहीं दे रहा हूं कि बाकी लोगों ने दिया गांधी जी के कहने, लेकिन अगर गांधी जी हमारे साथ नहीं है तो सिर्फ हम, मैं और तुम रहो, सुभाष और यानी जवाहर और सुभाष रहे, सिर्फ लेफ्ट वाले साथ में आएंगे, राइट वाले नहीं जाएंगे। गांधी जी एक है जो दोनों को साथ में लेके आ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल राहुल जी की जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, वो डाइजेस्ट करना अभी भी कांग्रेस के लिए मुश्किल जा रहा है। और वो अगर डाइजेस्ट करती है कांग्रेस, तभी कांग्रेस ताकतवर बनेगी, लेकिन वो नहीं बन रही है। इसलिए केजरीवाल भी चलेगा और अडानी मित्र भी चलते हैं इंडिया अलायंस में। तो ऐसा थोड़ी होता है यार। बिल्कुल सर, अब बात करते हैं मौजूदा हालात के बारे में। हमने आपने ये मैं स्पष्ट करता हूं, अडानी मित्र कहा तो मैंने कहा कि शरद पवार जी जब अंदर आए इंडिया अलायंस में, तो क्या उनसे कांग्रेस ने ये पूछा, राहुल जी इतना लड़ रहे हैं तो कांग्रेस ने ये पूछा कि क्या आप अगर सीट लाते हैं, कुछ समझ लीजिए एक हाइपोथेटिकल है, तो वो सीटों के बदले में आप अडानी को एमनेस्टी तो नहीं चाहोगे, या अडानी को डिसोन करते हैं आप? ये पूछना जरूरी है कि नहीं? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में तो ये बनता है कि नहीं बनता है? क्योंकि अडानी थ्रेट टू द नेशन है, ये तो पक्का है, ऐसा मानते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ये मानते हैं और हम मानते हैं, लेकिन हमारे मानने को कौन मानता है? लेकिन राहुल गांधी मानते हैं। तो कांग्रेस को ये पूछना चाहिए कि नहीं? इसी को अगर आगे ले जाएं तो जब राहुल गांधी कह रहे थे और ये विपक्ष का एक मुद्दा बन रहा था, उसी समय तो शरद पवार ने अपना स्टैंड क्लियर किया था अदानी को लेकर। एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस तरह से आप एंटी कॉर्पोरेट नहीं हो सकते हैं, या देश के डेवलपमेंट में कितना बड़ा हाथ है। खैर, लेकिन उसके बावजूद शरद पवार आर्किटेक्ट हैं इस ऑपोजिशन यूनिटी के और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर क्या ही इज अ कंपोनेंट, ही इज नॉट आर्किटेक्ट। बट पेश तो वैसे करने की, क्योंकि उम्र है और उनका काम भी है, और 6 दशकों से उन्होंने बहुत बड़े नेता है, वो बहुत बड़ा काम किया है, बुजुर्ग है और रिस्पेक्टेबल है, कांग्रेस के भी नेता थे। तो उनके उम्र के हिसाब से उनको जो इज्जत दी जानी चाहिए वो दी जाती है। अच्छे संस्कारों के लोग ऐसा करते हैं। हालांकि बीजेपी में ऐसा नहीं होता है। लाल कृष्ण अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी का आपने देखा, वहां तो मार्गदर्शक मंडली में भेज दिया जाता है सीधा। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, वो संस्कारी लोग हैं, वो इस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन रिस्पेक्ट करने का मतलब यह नहीं कि आपके साथ आपके पिताजी के सारे मुद्दे आप थोड़ी मान लेंगे, है ना? जो नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे। तो कुछ मुद्दों पे, आपके जो बेसिक मुद्दों पे मतभेद हो ना, तो आप अलग रहने जाएंगे। तो ये बात नहीं हुई जो राहुल जी चाहते थे। यानी मैं जहां तक जानता हूं कि ये बात अकेले राहुल जी के चाहने से नहीं होगी, ना इंडिया अलायंस में छोड़िए, कांग्रेस में भी नहीं होगी।
तो फिर इंडिया अलायंस का चुनाव तक आपका क्या असेसमेंट है एज अ जर्नलिस्ट? चुनाव तक साथ में रहता है या इस पार्टी के जो अलायंस में अभी फिलहाल कहा जा रहा है 28 पार्टीज हैं उसमें से लोग बाहर निकलेंगे? देखिए, मोटा मोटी 28 में से सारी पार्टियां साथ में रहेगी, क्योंकि सारी पार्टियों के दुख दर्द एक जैसे हैं। अब केजरीवाल की आप पार्टी का एक अलग छोड़िए, उनका अंडरस्टैंडिंग अलग भी हो सकता है, और भी 2-3 पार्टियां ऐसी होगी जिनका अंडरस्टैंडिंग अलग होगा, अडानी से किसी का कुछ हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी सारी पार्टियां साथ रहेगी। इसकी वजह यह है, सारे लोगों के दर्द और दुख एक जैसे हैं, वो उस दुख दर्द से बंधे हुए हैं, और इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर को जो ठेस पहुंच रही है बीजेपी सरकार द्वारा, और दूसरी बात यह है कि ये सारा जो संस्थाओं का उपयोग किया जा रहा है, या इस देश में हिंदू मुस्लिम की जो बातें की जा रही है, उसे मुझे नहीं लगता कि 1-2 पार्टियां छोड़कर किसी को ठीक लग रहा है। इसलिए ये पार्टियां मोटा मोटी अंत तक साथ में रहेगी। क्योंकि देखिए, स्टालिन है, एमके स्टालिन है, साउथ की सारी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस है, और फिर आरजेडी है, तो ये सारी पार्टियां मोटा मोटी रहेगी साथ में। ममता दीदी है, टीएमसी है। इन्होंने, देखिए, टीएमसी के महुआ मैत्रा ने अडानी के खिलाफ जितनी बड़ी जंग लड़ी है, और डेरेक ओब्रायन ने, उतनी बड़ी जंग तो कांग्रेस छोड़ के किसी और पार्टी ने नहीं लड़ी। ठीक, तो हमने बात कर लिया कांग्रेस के बारे में, हमने बात कर लिया अरविंद केजरीवाल के बारे में, आरएसएस के बारे में, बीजेपी के बारे में। इस सब में एक शख्स जो गायब है वो है अन्ना, जिससे हम शुरू कर रहे हैं। अन्ना हजारे कहाँ हैं? क्या अब उन्हें देश के भ्रष्टाचार नहीं दिख रहे हैं? क्या अब उन्हें महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार या महाराष्ट्र में जो राजनीति में बदलाव हो रहा है वो नहीं दिख रहे हैं? या उन्हें दिख रहा है, मीडिया अब उनके पास नहीं जा रहा है? या अब वो आंदोलन नहीं करते हैं, करते हैं तो फडणवीस और गिरीश महाजन पहुंच जाते हैं और फिर वो मान लेते हैं, मनाने में ये लोग कामयाब नहीं, इतना जाते भी हैं आजकल कोई जाता है, के लिए जाते हैं, इनके लिए नहीं जाते। अब नया अन्ना भिड़े गुरुजी है। तो अन्ना कहाँ है इन सब में? नहीं, अन्ना का कोई मतलब नहीं है। अन्ना एक एग्जिस्टेंस है जो एब्स्ट्रैक्ट है, जिसको नाम अन्ना दिया गया है। ऐसे बहुत सारे अन्ना है, लाल कृष्ण आडवाणी भी एक अन्ना है। अब ये जो हुआ है, जो बाबरी मस्जिद ढहेगी, जो रथ यात्रा निकली, जो ये सारे चीजों की नींव जिन्होंने डाली, वो लाल कृष्ण आडवाणी कहाँ है? वो बोलते नहीं है। ये आरएसएस के कल्चर है, जिस बड़ा हो या छोटा, प्यादा आखिर डिब्बे में जाएगा। इसलिए अन्ना नहीं है। अन्ना क्या है? सब अन्ना है। तो इसलिए मैं भी अन्ना, जो घोषणा थी आंदोलन की, वो बहुत उसका यथार्थ में उसका उपयोग किया जा रहा है। मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये सब मैं भी अन्ना हो गए हैं, और अन्ना भी खुद। आगे भी जाकर कई लोग मैं भी अन्ना हो जाएंगे। तो अब आप समझिए कि मैं भी अन्ना का मतलब आपको वाकई में 9 साल में समझ में आया होगा। सर, अब हम जब बात करते हैं कि सब लोग साथ में आए हैं, और ये एक लड़ाई ऐसी है जो हिंदुत्व या धर्म के नाम पर एक पार्टी जो देश भर में कर रही है उसके खिलाफ लड़ाई है, लेकिन इंडिया ब्लॉक की बात करें, वहां पे भी एक पार्टी ऐसी है जो हिंदुत्व का बात करती है। राहुल गांधी से सावरकर के ऊपर उनकी नाराजगी होती है। उद्धव ठाकरे की अगर बात करें, उनका असेसमेंट क्या? आपको नहीं लगता कि अगर हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे जाकर बीजेपी और वो साथ में आ सकते हैं, या अब वो चीजें बहुत आगे चली गई हैं कि पार्टी बदल चुका है, देश, चीजें बदल चुकी हैं, उनके खुद के पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, इसलिए वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनकर रहेंगे? देखिए, उद्धव ठाकरे की जो अभी रणनीति है, जहां तक मैं समझता हूं, हालांकि मुझे डायरेक्ट जानकारी हो भी तो भी मैं उसको मानता नहीं, मैं ऑब्जेक्टिव अपना एनालिसिस करता हूं। तो उस एनालिसिस के हिसाब से उद्धव ठाकरे का जहाज अब किनारा छोड़ चुका है बीजेपी का। अच्छा। वो इंडिया अलायंस के साथ ही रहेंगे। अब जहां रही हिंदू की बात, वो हिंदू की बात कर रहे हैं, वो सही हिंदू है। आप भी हिंदू है ना, आप मिश्रा है ना, ब्राह्मण भी है ना, मैं भी ब्राह्मण हूं, मैं भी हिंदू हूं। तो क्या हम चाहते हैं कि हमारा कोई मुसलमान दुश्मन है? तो हम हिंदू है कहने में क्या गलत? और ना ही ब्राह्मण और ये सारे कास्ट माता, मुझे पता। आप सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं, यस, गांधी जी खुद कहते थे आई एम प्राउड हिंदू। तो उद्धव ठाकरे के हिंदू कहने में मुझे वो हिंदू फील करता है, जब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई मुसलमान को हम दुश्मन मानते ही नहीं है, तो वो हिंदू कहते हैं। तो वो तो सेक्युलरिज्म के बराबर है। बस वो अपनी कैडर को ये समझा नहीं। देखो, ये महाराष्ट्र में सावरकर के बारे में जो ग्लोरिफिकेशन किया गया, जो उदात्तीकरण किया गया, वो कांग्रेस के टाइम में 70 साल किया गया, उसके बीज बोए गए। ये मुंबई शहर में आपको
कहता हूं कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी है, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर और राजर्षि शाहू महाराज, ये चारों के स्मारक नहीं, लेकिन सावरकर का स्मारक है, ये कांग्रेस ने बनाया। समझ गए? तो ये जो बीज है, तो वो कैडर के अपने मन से अचानक उद्धव ठाकरे कल निकाल नहीं सकते ना, तो इतना टाइम नहीं है उनके पास, तो वो अभी बोलेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि सावरकर की फिलॉसफी और सावरकर को वास्तविक रूप में पूरी तरह से एकदम सटीक रूप से किसी ने दुनिया के सामने पेश किया है तो वो उद्धव ठाकरे के दादा प्रबोधनकार ठाकरे थे। उन्होंने उनको ढोंगी कहा और उसके सारे के सारे सबूत दिए। अगर आप प्रबोधनकार ठाकरे के सावरकर के पे जो लिखा है वो पढ़ते हैं तो वो और निरंजन टकले जो कहते हैं उसमें कोई फर्क नहीं है, या मैं लिखता हूं उसमें भी कुछ फर्क नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बीच में एक बाला साहब ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए या अपने पास सत्ता आने के लिए वो उनको लगा कि ये बीजेपी वाले क्या करेंगे, और तब तो ये था कि मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, थाना वाना में तो जब बाला साहब की रैली निकलती थी तो ये बीजेपी वाले खिड़कियां बंद करके अंदर बैठते थे बाथरूम में। ये जो अभी जो कई गुजराती नेता है, जैन नेता है, ये बाला साहब के पैरों पे गिरते थे तब। ये बात बाला साहब को अच्छी लगती थी, तो उन्होंने सोचा कि ये हिंदुत्व वाला अच्छा है दवा, ये दवा लेके हम अपने पिता से बगावत करते हैं और सत्ता ला लेके आते हैं। पिता को सत्ता नहीं मिली कभी, यानी उन्होंने पार्टी नहीं बनाई, तो उसका परिणाम उद्धव ठाकरे भुगत रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे को यह मालूम है कि अपने दादा सही थे फिलोसॉफिकली, लेकिन वो कहेंगे नहीं, क्योंकि पहले उनको पिता को भगा कर लेके चुरा कर लेके गए हैं लोग। तो और वो नहीं, वो एंडोर्स नहीं करेंगे ना। और लेकिन फिर इसे अपॉर्चुनिज्म नहीं माना जाए, या उस तरह की आप इसे राजनीति नहीं मानते? 2019 तक आप सभी साथ में थे। जो बगावत या बीजेपी के साथ छोड़ने का एक बड़ा जो रीजन था वो मुख्यमंत्री पद था। आइडियोलॉजी एटलीस्ट ऑन कैमरा या ऐसे कहा नहीं गया। तो अब जो उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, क्यों हम माने? क्योंकि वो बाबरी मस्जिद ढहाने की बात भी करते हैं, वो कहते हैं हाँ मेरे पिताजी ने उस समय किया, उसकी भी बात करते हैं। तो ये अपॉर्चुनिज्म वाली पॉलिटिक्स नहीं है कि देखो, उद्धव ठाकरे की मजबूरियां समझिए कि वो अपने पिता को डिसोन नहीं कर सकते, उनको चुरा कर पहले ही कोई लेके गया है। अगर रैली निकाली जाती है महाराष्ट्र में, हाँ नहीं, लेकिन उनके फादर को, बाला साहब को कोई पहले चुरा कर नहीं ले जाता तो कम से कम वो थोड़ा कुछ बोल सकते थे। पहले चुरा कर लेके गया, उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं कर, दस्तखत नहीं कर सकते ना वो। तो वो बातें जो बाबा ने बोल के रखी है वो उसको एंडोर्स कर रहे हैं, बराबर है। लेकिन वो फिर से कुछ ऐसा कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिज्म नहीं है। रही बात मुख्यमंत्री पद की, देखिए एक मुख्यमंत्री पद नहीं होगा, जैसे कि ये बीजेपी की सरकार केंद्र में गिरेगी ना तो एक वजह होगी कोई तो, लेकिन वो एक वजह नहीं होगी। उसके पीछे यानी कोई बड़ी इमारत गिर जाती है ना तो उसकी पहली ईंट कई साल पहले गिरती है, आप ध्यान भी नहीं देते, नजर भी नहीं डालते उस पर। उसके बाद धीरे 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 वो खत्म होती है। वैसे ही है ये उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री पद के लिए कहना, ये मुख्यमंत्री पद तो एक बहाना था, तो उसे तो बीजेपी से दूर जाना था, ये समझ लो। क्योंकि जब सत्ता में दोनों साथ थे तो रोज गालियां देते थे शिवसेना वाले बीजेपी को। 14 में भी अलग लड़े थे। और हालांकि आपको एक और बात बताऊं कि 14 में भी उद्धव ने सपोर्ट नहीं किया था बीजेपी का, वो पवार ने किया, इसलिए उद्धव को मजबूरन हाथ जोड़ के करना पड़ा। तो इंडिया अलायंस को पवार गुट से सावधान रहना चाहिए, ना कि उद्धव से। उद्धव उनका है, ये मैं बता सकता हूं, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस में बता रहा हूं, ये मेरा अपने मन का ओपिनियन नहीं। मुझे किसी राजनेता से प्यार नहीं है, ना दुश्मनी है। तो अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो उन्हें जो हम आज एनालिसिस सुन पाए उसमें अरविंद केजरीवाल और शरद पवार, इन दो पर नजर बनाई रखनी चाहिए सर। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं, 2024 चुनाव आ रहा है। शरद पवार इंडिया अलायंस नहीं छोड़ेंगे, वो चुनकर आने के बाद अदानी के बारे में क्या फैसला लेना, गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे, वो सबसे अहम बात है। लेकिन शरद पवार कहते हैं कि पार्टी में स्प्लिट नहीं है, वो इस तरफ है, उनके भतीजे उस तरफ हैं। भविष्य में पार्टी किसके पास जाएगी पता नहीं, काडर कंफ्यूज है, नेता कंफ्यूज है। महाराष्ट्र की बात करें तो कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने एक प्लान बी बना कर रखा है, यानी वो भी भरोसा तो नहीं कर रहे हैं।
तो कॉशियस तो हर कोई है पवार को लेकर, चाहे वो केजरीवाल को लेकर भी कॉशियस कांग्रेस नहीं है, ऐसा आपको क्यों लगता है? नहीं, लेकिन बाकी पार्टियां इतनी नहीं होंगी जितनी कांग्रेस है। क्योंकि बाकी पार्टियों ने उसका मजा चखा नहीं है ना अभी तक, है ना, इसलिए। क्योंकि कांग्रेस ने पंजाब में चखा है और दिल्ली में चखा है। राजनीतिक हार की बात नहीं कर रहा मैं, चुनावी हार की बात नहीं कर रहा हूं। वो जिस तरह से खेलता है ना, वो सारी रणनीति, जो गुजरात में देखिए, गुजरात में उन्होंने पूरी तरह से बीजेपी की ही मदद की एक तरह से। तो आप ये कहेंगे, और वो उन्होंने जो सारे वादे किए थे 1 by 1, जिसका मैं विरोध कर रहा था उस वक्त कि ये झूठ बोल रहे हैं, मैं बच्चे की कसम खाता हूं, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, फिर मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, फिर मैं गाड़ियां नहीं लूंगा, हमारे लोग बंगले नहीं लेंगे, हम जन लोकपाल लाएंगे, हम भ्रष्टाचार नष्ट करेंगे, शीला दीक्षित की 700 पन्नों की फाइल है, उनको जेल में डालेंगे, लालू जी को जेल में डालेंगे, शरद पवार को जेल में डालेंगे। तो फिर एक भी बात उनके ऊपर विश्वास रखने लायक उन्होंने की। फिर आगे जाकर जब ये भाजपा सरकार ने 370 कलम हटाया, तो कुछ चीजें हैं जिसके जवाब पहले उनको देने थे, वो दिए नहीं। उसके फल आएंगे, वो 10 साल में आएंगे। अभी तो ये अनंतनाग में टेररिज्म चल रहा है, नोटबंदी के बाद टेररिज्म खत्म हुआ तो वो अभी चल रहा है। लोग, अपनी सेना के लोग मर रहे हैं, शहादत दे रहे हैं। तो वो एक हुआ। फिर सीए एनआरसी तो क्लियर कट इस देश के सिटीजन्स, नागरिकों के खिलाफ एक तरह का कानूनी जंग छेड़ी थी एक तरफा सरकार ने। उसमें नागरिकों का साथ अरविंद ने नहीं दिया, चुप रह के बीजेपी का साथ दिया। इससे तो पता चलना चाहिए यार इनकी प्रायोरिटीज क्या है। अब इनके सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया अंदर गए हैं, तो देखिए अडवाणी जी को भी घर पे बिठाया गया है, तो वो आरएसएस का स्टाइल है, तो अपने वालों को भी बख्शते नहीं है। उद्धव ने समझा, इसलिए वो भाग निकला। ये सब 25 साल साथ में रहने के बाद, हाँ, यानी उनको मालूम था। देखिए आनाकानी, यानी प्रॉब्लम्स और मनमुटाव तो बाला साहब के टाइम से चलता था उनका, लेकिन तब प्रबल नहीं थे भाजपा केंद्र में। भाजपा जहां प्रबल होगी, उनका कौन सा साथी उनके साथ है अभी, बताइए मुझे। जो एक समय एनडीए हुआ करता था, हाँ, वो कहाँ है? नहीं है, क्योंकि आरएसएस खुद प्रबल होती है, ब्राह्मणिज्म ना बेसिकली, तो फिर बाकी सब शूद्र हैं। ये लालू जी से अच्छा कोई नहीं समझता इस देश में। ये इंजीनियरिंग को लालू जी को एक्चुअली किताब लिखनी चाहिए। अब आरएसएस की बात करते हैं, फिर 24 चुनाव की बात करते हैं। अब अगर भारत की बात करें या इस देश की बात करें, पावरफुल कौन ज्यादा है, नरेंद्र मोदी का बीजेपी या फिर आरएसएस? क्योंकि अब तक होता यह था कि आरएसएस के शैडो में बीजेपी काम किया करती थी, लेकिन अब लगता यह है कि काम नरेंद्र मोदी पहले करते हैं, फिर आरएसएस के जो मोहन भागवत है वो क्रेडिट ले रहे हैं, या फिर नरेंद्र मोदी के हाँ में हाँ मिला रहे हैं। ये शिफ्ट हुआ है? नहीं, ये शिफ्ट नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री पद की कुर्सी ऐसी है कि जहां कोई बैठे तो कोई कितना भी ताकतवर संगठन हो उसका विरोध नहीं कर सकता। जैसे कि अटल जी, आरएसएस के मन में जो था वो नहीं कर रहे थे, इसलिए बहुत तकलीफ थी आरएसएस को, इसलिए उन्होंने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया था। लाल कृष्ण आडवाणी को जो बड़ा बनाने के लिए कहा था, तो बनाया गया, सत्ता का दूसरा केंद्र बने ताकि आरएसएस के लिए, लेकिन वो चाल अच्छी चली नहीं। तो आरएसएस को क्या लगता है, उससे देश का प्रधानमंत्री बाधित नहीं होता। देश का प्रधानमंत्री को आरएसएस की कब जरूरत पड़ती है? बीजेपी के। अगर बीजेपी का प्रधानमंत्री, तो आरएसएस की जरूरत तब पड़ती है जब चुनाव आते हैं। तो चुनाव के टाइम में आरएसएस क्या स्टैंड लेता है, या प्रधानमंत्री का दावेदार ही बदल देता है, उसके ऊपर आरएसएस का खेल है। लेकिन आरएसएस यूटिलिटेरियन है। आरएसएस इसलिए नहीं कि हिंदू मुसलमानों में दंगे हो रहे हैं, आरएसएस इसलिए नहीं कि लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, आरएसएस इसलिए नहीं है कि लोगों में बेरोजगारी बढ़ रही है और इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ गया, इसलिए कुछ नहीं कर रही है। आरएसएस का अपना एजेंडा है मनुस्मृति लाना, और इस देश के जो जाति गणना है या दबी और पिछड़ी जातियां हैं, उनको पूरी तरह से उनका अपना अपना एग्जिस्टेंस है उसको खत्म कर देना, उसको समरसता बोलते हैं वो। जैसे आदिवासी को वनवासी बोलते हैं, आदिवासियों की हक, आदिवासियों के हक, जमीन जल जंगल के हक, ये सब खत्म कर देना, ये एजेंडा है। वो एजेंडा जो भी अमल में लाएगा ना, वो उनके लिए ओके है। लेकिन अब जब सनातन वाला पूरा मुद्दा निकला, तब तो मोहन भागवत खुद रिजर्वेशन का समर्थन करते हुए नजर आए। यही तो है, मोहन भागवत जो बोल रहे हैं
उसके दूसरे दिन अभी देखिए आरएसएस की स्ट्रक्चर में बने हुए लोग किस तरह से बिहेव करते हैं। सारे वर्ल्ड लीडर को लेकर अपने प्रधानमंत्री मोदी जी G20 के बाद बापू महात्मा गांधी की समाधि पर गए और वो दृश्य बड़ा अजीब था, यानी इतना ब्यूटीफुल था कि अच्छा लगा देख के। लेकिन उसके 10 दिन नहीं हुए तो प्रज्ञा ठाकुर ने मंच से, जो सांसद है जिसको अभी भी मोदी जी दिल से माफ नहीं कर पाए हैं, उसने नाथुराम गोडसे का समर्थन किया। तो आरएसएस के लाखों मुंह हैं और हजारों बाहें, और हर एक दूसरे के खिलाफ काम करता है ताकि उसकी माया आपको पता ही ना चले। लेकिन उनका तोता एक ही जगह है, वो है ब्राह्मणिज्म, वो है मनुस्मृति। आप वहां पर वार करेंगे तो वो चिल्ला कर उठेंगे, बाकी आप कुछ भी करो वो ध्यान भी नहीं देंगे, क्योंकि उनका लाइन और उनका बल आपसे बहुत ज्यादा है। हमने यूनाइटेड ऑपोजिशन की बात की और उसमें किस तरह से एक दूसरे को लेकर डिफरेंसेस है उसके बारे में बात की। ये जाति गणना इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये कास्ट वाला सेंसस, इसलिए नहीं कि अब यानी हमारे 10 साल में अब कोविड की वजह से नहीं हो पाया 2021 में से, लेकिन जनगणना होनी चाहिए उसके बाद, वो आज तक नहीं हुई है, 23 हो गया। जातिगत जनगणना इसलिए नहीं, जिसका जितना बल है उतना उसको मिलना चाहिए। तो ये राहुल गांधी जी ने कहा है, वो जातिगत जनगणना के सिवाय कैसे हो सकता है, तो वो करना ही नहीं चाहती आरएसएस, ये बीजेपी करना ही नहीं चाहती। ये इसलिए नहीं करना चाहती कि वो भ्रम में रखना चाहती, ओबीसीओं को ये भ्रम रखना चाहती, चलो प्रधानमंत्री भी ओबीसी, तो हमको क्या यार, ये लोग कुछ भी बनाते हैं। तो शूद्रों को लगे या अम्बेडकराइट को लगे रामदास आठवले भी तो मंत्री बने हैं, हम भी तो बन सकते हैं। ये सब एक टाइम का अरेंजमेंट है, टाइम गैप अरेंजमेंट है। देखिए उसके बाद इनको वही वो गांव के बाहर की जगह मिलेगी और वही रहना पड़ेगा, यही है वो। देखिए लेकिन वो पेशवा राज आने के बाद आपकी आंख खुलेगी तो आपको फिर फायदा नहीं है। और ब्राह्मणवाद का जो वहन है, यानी ब्राह्मणवाद को जो संक्रामक बनाता है वो बहुजन भी बनाता है, जरूरी नहीं ब्राह्मण बनाते हैं। आप कहां बना रहे हैं, आप ब्राह्मण हो लेकिन आप ब्राह्मणवाद के खिलाफ काम कर रहे हो, है ना। तो बात यही है कि आप इतने माया भ्रम में फंस जाओगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा यार कहां कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन है। ठीक वही 2011 की बात आप करेक्ट। और उस वक्त अगर सच बोलने वाला एक आदमी मैं या आप जैसा खड़ा रहे तो आपको जैसे दबा दिया गया या कुचलने की कोशिश की गई, मुझे जैसे दबाने की कोशिश की गई, कुचलने की कोशिश की गई, वैसे ही होगा। सर तो ये सारी बातें की आपने ऐसे ही कुछ 2011 में कहा था, तब आपको ट्रोल किया गया। अब ये सारी बातें आप 2023 में कर रहे हैं कि आगे जाकर किस तरह से चीजें बदलने वाली हैं, किस तरह से आरएसएस जो अपना 100 साल पुराना एजेंडा है उसे आगे लेकर जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले या 24 के चुनाव से पहले मैं ये समझना चाहता हूँ, आप जब अन्ना के लिए ब्लॉग लिखते थे, ये सारी चीजें होती थी, व्हाट वाज दैट मोमेंट फॉर यू व्हेन यू रियलाइज्ड कि नहीं ये जो हो रहा है या जो दिख रहा है, करनी और कथनी का फर्क आपको कब समझ में आया? व्हाट वाज दैट मोमेंट? नहीं, मुझे पहला समझ में मुझे आया तो अन्ना की वजह से ही आया। अन्ना ने जो बात बताई मुझे पहला ब्लॉग से पहले कि दिल्ली में मुझे कुछ अच्छा अनुभव नहीं हुआ। एक्चुअली वो दिल्ली से, मैंने वो कई बार बोला है, फिर से बोलता हूँ कि वो त्रेहान के हॉस्पिटल से रात को मेधा पाटकर की मदद लेकर भागकर आए थे वापस रालेगंज, क्योंकि उनको जान की चिंता थी। लेकिन वो आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगर क्लैरिटी के लिए मैं वापस पूछूंगा, जान की चिंता किससे थी और क्या? नहीं, जान की चिंता नहीं, कोई मारने वाला ऐसा था नहीं, लेकिन उनको फिर से अनशन पे बिठाए और उसमें उनकी जान चली जाए, ये उनको बहुत तकलीफ भी हुई ना वो अनशन की। देखिए अब आइसोलेशन में अडवाणी जी का जो हुआ होगा, अगर उन्होंने डायरीज लिख के रखी होगी और वो कभी पब्लिश हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। वैसे ही अन्ना का जो उस टाइम में हुआ था, वो अन्ना मौन में बाद में चले गए तो मैं ही बोलता रहा, लेकिन वो उन्होंने जो लिखा था उसमें स्पष्ट था ये सब एंटी पीपल काम चल रहा है। कि उन्होंने क्या लिखा था कि मैं अपनी कमिटी, कोर कमिटी डिसमेंटल करूंगा और मैं उसको बहुत लोगों को उसमें शामिल होने दूंगा वगैरह। बस मैंने पब्लिश इसलिए नहीं किया कि उन्होंने मुझे कई लोगों ने मुझे कहा था कि ये पब्लिश मत करो, अन्ना मौन में है, तो मैंने रोका। लेकिन नियति ऐसी थी कि उसके बाद अन्ना ने उसको कहा कि मैंने लिखा ही नहीं तो मुझे पब्लिश करना पड़ा, कि अन्ना ही नहीं लिखा था
उन्होंने सिग्नेचर किया था। उसके पहले कोई ब्लॉग अन्ना ने मुंह से बोला था, तो मेरा लक अच्छा था, तो आखिरी ब्लॉग उन्होंने लिखा। लेकिन ये पहले दिन से मुझे जानकारी थी कि ये सारी जो और लोग मुझे पूछते कि आप भी इसके लिए जिम्मेदार है। एक्सट्रीमली सॉरी, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं अगर अंदर नहीं जाता तो मुझे नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है। मैं भी ये समझता, मैं इतना कुछ इससे दीवाना नहीं था। मैं हालांकि यहाँ था नहीं, मिपकॉम को लिए मैं वहां था, अपना कांस में था। कांस से मैं ब्राटिस्लावा गया था, तो ब्राटिस्लावा मुझे पता। लेकिन बात यह है कि मुझे पता चलने की वजह ही थी कि अन्ना के पास मैं चला गया। वो सब हो चुका था, दिल्ली वाला मैटर। तो उसके बाद मुझे जो पता चला, तो अन्ना के पहला ब्लॉग के टाइम में उन्होंने जो बातें बोली मुझसे, उससे उनकी कड़वाहट और खटास मुझे पता चली। लेकिन वो कड़वाहट किस लिए थी? वो देश के लिए नहीं थी। वो और अरविंद, उनके दोनों के गुट में, यानी उनका कोई, अन्ना का कोई गुट नहीं था बड़ा, यानी 2-4 लोग थे। लेकिन बाकी जो उनमें जो एक मनमुटाव हुआ था, और इसी बात को लेके कि अन्ना को इस्तेमाल इतना कर रहे हैं कि वो उनकी शहादत चाहते हैं इस लेवल पे, तो वो मनमुटाव मुझे पता चला। तो बोला ये सेल्फ सेंट्रिक आंदोलन है। वो उसी दिन मुझे पता चला। फर्स्ट टाइम मैं जब आया तो रात को मैं सो नहीं पाया कि यार ये इतना पूरा देश दीवाना है, लेकिन ये पूरा लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो मैंने आगे आगे जानने की, उसने 2 दिन में अन्ना मौन में चले गया और उन्होंने मेरी तरफ हाथ दिखाया, तो मुझे ही बोलना पड़ा बाद में। तो मेरी मजबूरी थी। और मैंने अन्ना से क्या पैसे, मेरे अपने पैसे खर्च करके जाता था मैं। मुझे अन्ना से क्या, मुझे दिल्ली में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो एक ने पूछा था कि अन्ना आपको कितना पैसा दे देते। मैंने कहा कि मैं गरीब जरूर हूं, क्योंकि पत्रकार हूं, लेखक हूं, लेकिन इतना गरीब नहीं कि अन्ना से पैसे लूं या अरविंद से पैसे लूं। तो वो जवाब मेरा आज भी क्या है, मैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कुछ लेकर ये नहीं, मैं तो इनके रिश्ते थे हमारे, क्योंकि मैंने 2 बार इंटरव्यू किया था। और उससे पहले पानी के लिए वो जो जल नियोजन की जो प्रक्रिया थी, उसके लिए अन्ना ने काम किया था। कुछ सच किया था, कुछ कम किया था, लेकिन कुछ भी ना करने से कुछ किया था। तो मैंने इंटरव्यूज भी किए थे उनके, तो उनको विश्वास था कि मैं अच्छा लिखता हूं। वो पढ़ते थे मेरा, तो उनको लगा कि उनकी दुख दर्द भरी कहानी बयां करने के लिए मैं अच्छा साधन हूं। और मुझे कोई आपदा नहीं थी, आपत्ति नहीं थी कि मैं साधन बनूं इसके लिए। लेकिन जब साधन बना, तब मुझे ध्यान आया कि ये तो पूरे राष्ट्र के खिलाफ जाने वाली एक अहंकार की यात्रा है, और ये प्रलय पूरी हम सबको ले डूबेगा। और वैसे ही होता गया। उसमें नाम भी आप ही का फिर आगे जो, हाँ, मैंने मेरे को दबे कुछ आखिरी में आप जो अभी आपकी जख्म हरे हैं, अभी भी मेरे थोड़े भरे हुए हैं। तो आपको मैं एक बताता हूँ, हमेशा लेखक पहले मारा जाता है, मैसेंजर पहले मारा जाता है, पत्रकार पहले मारा जाता है। ये मोदी गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा पत्रकारों को अंदर किया है। बेचारे वो तो मैसेंजर है। अरे आप पोस्टमैन को मारोगे क्या? आपकी प्रियतमा ने आपको लव लेटर लिखा ही नहीं है, तो वो कहां से लेके आएंगे? बहरहाल, अभी 2024 की बात करते हुए इसे अंत करते हैं। जितना विपक्ष डिवाइडेड दिख रहा है, क्या उतना ही जो सरकार है या सरकार में जो लोग हैं, जो नेता हैं, हम कैमरे के पीछे तो बहुत सारी चीजें सुनते हैं कि बीजेपी में किस तरह से मनमुटाव है। आपका एनालिसिस क्या है कि क्या वो इतने एकत्रित हैं जितना दिखाया जा रहा है, या वो भी एक मौका ढूंढ रहे हैं? और 2024 को लेकर क्या आपका आकलन है? मुझे एक बात मालूम है, मनमुटाव तो जरूर रहेगा। पावर स्ट्रगल किसी भी फैसिस्ट पार्टी में, किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी से बहुत ज्यादा होता है। वैसे बीजेपी में है, एक ज्वालामुखी सा छिपा हुआ है। लेकिन आरएसएस संगठन की यही खूबी है कि वो ज्वालामुखी कभी बाहर नहीं आएगा। वो आपको पर्सनली मिलेंगे तो बात बताएंगे, 10 बातें बताएंगे कि ये हो रहा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये है वो है। बाहर जाएंगे तो फिर वही गुणगान करना शुरू करेंगे। तो उन पे मैं भरोसा नहीं कर सकता, उनकी बगावत पे भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि आजादी उनका कभी ध्येय नहीं रहा। ना वो आजादी जीते हैं, ना वो आजादी को झेल सकते हैं, ना वो दूसरे की आजादी को देख सकते हैं, ना खुद को आजाद महसूस कर सकते हैं। ये एक अलग हवा है जो आरएसएस में इस पे पाबंदी है, तो वो बगावत नहीं कर सकते। हाँ, तख्ता ही पलट जाए तो बाद में धीरे धीरे बोलना शुरू करेंगे और ऐसा दिखाना शुरू करेंगे कि हम इसका हिस्सा नहीं थे। जैसे नाजियों ने जब नाजिज की सत्ता, हिटलर चला गया, नाजिज की सत्ता भी चली गई,
तो कई लोगों ने बोलना शुरू किया कि ये जेनोसाइड मुझे मालूम ही नहीं था, ये नहीं, हॉलोकॉस्ट में तो मैं था ही नहीं, मैं तो बस वो साइड में खड़ा था, बस मुझे यूनिफॉर्म दिया था, इसने दिया था, उसने दिया था, ये वो वाली बात, यही बात ये करेंगे। लेकिन इनमें बगावत की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनको शिक्षा और जो ट्रेनिंग दी जाती है आरएसएस की शाखाओं में, वो यही दी जाती है कि भले आपके मन के खिलाफ हो, फिर भी आपको अनुशासन का पालन करना है, और जो भी ऊपर से आदेश आते हैं उसको आगे ले जाना है। वो आपके पर्सनल फायदे के लिए नहीं, आप एक वस्तु हो, आप एक ऑब्जेक्ट हो। हमारा ध्येय बहुत बड़ा है और वो पूरा करने के लिए पीढ़ियां भी खप जाएंगी तो भी कोई बात नहीं। बिल्कुल। और मेरा आखिरी सवाल एक 30 साल के एक युवक के तौर पर, इस देश के नागरिक के तौर पर, और जिससे हमने शुरुआत की थी, वही सवाल है कि एज इंडियन सिटीजन्स, क्या आपको लगता है कि लोग जितने कास्टेस्ट या एक दूसरे से नफरत करना, कम्युनिटी के बीच में झगड़ा जो अभी हम देख रहे हैं, ये पहले से था, ये बदलेगा, लोग बदलेंगे, या इसी तरह से जो नफरत अब लोगों के बीच में है वो आगे तक इसी तरह से जारी रहेगी? कुछ दिन तो रहेगी, फौरन अगर सरकारें भी बदलती है तो फौरन तो जाएगी नहीं, कुछ दिन तो रहेगी। लेकिन एक बात है कि अभी जो नफरत दिख रही है या जो लोगों में जिस तरह का माहौल दिख रहा है, वो पहले से कहीं अंदर छुपा होगा ना, ऐसे ही बाहर नहीं आएगा। अब बाहर आ गया क्योंकि वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। पहले दंगे होते थे तो गवर्नमेंट बंद करने के लिए उतर देती, अब गवर्नमेंट की जो लाडले हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस, वही वो दंगों में हिस्सा लेते हैं, और उनको उनके ऊपर कभी एफआईआर तक नहीं, भिड़े पे कहाँ एफआईआर हुई। महाराष्ट्र का उदाहरण लीजिए। तो फिर लोगों को लगने लगा कि अपने अंदर की नफरत बाहर निकालने का यही मौका है, फिर मौका आए ना आए तो निकाल रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये उनको ज्यादा मौका ना मिले और चीजें बदले। लेकिन सर, बहुत बहुत शुक्रिया अलग अलग चीजों को बताने के लिए। और इससे हमारी कोशिश ये आपको मौजूदा भारत, जो 2011 में जो कुछ हुआ उसका जो हम अभी भुगत रहे हैं, अभी जो कुछ हो रहा है, क्या उसके बारे में आगे भुगतेंगे, अलग अलग नेता, उनके उस समय के किस तरह की उनकी मानसिकता थी, क्या कुछ सामने आ रहा है, इंडिया गठबंधन, ऐसे तमाम विषयों पर, साथ ही साथ इस सब के बैकग्राउंड में आरएसएस, जो शायद कभी खुलकर सामने नहीं आता है। आरएसएस रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आरएसएस मैदान में नहीं, मन में होता है। मन में होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और आप कई जगहों पर बोल भी चुके हैं। मुझे लगता है कि ये सही जगह है इसे रोकने का, और आप सभी भी विचार करें कि जो आप देख रहे हैं उसके पीछे की कहानी क्या है, आगे क्या कुछ हो रहा है, और क्या जो कुछ अभी मौजूदा स्थिति में हो रहा है उसके पीछे कौन है और उनके क्या मंसूबे हैं, इसी को समझाने की कोशिश आज के इस वीडियो में हमने की है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद से जुड़ने के लिए। सोई। अगर आपको पसंद आया, आपको क्या कुछ पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, ये बताएं, हमें बताएं, और क्या कुछ आप देखना चाहते हैं, और इस वीडियो को आप लोगों में क्या कुछ इससे सीख मिली, इसका हमें जो हमारा कमेंट सेक्शन है इसमें इंतजार रहेगा। बहरहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। सोहिब का चैनल ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, इसकी बहुत जरूरत भी है। अगर आपको अच्छा लगे तो ही, या क्या कुछ हमें सुधारना चाहिए इसके बारे में भी आप जरूर बताएं। नमस्कार।